नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें का नतीजा अभी 3 दिन पहले ही आया है और इन 7 में 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करके आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में पार्टी की मजबूत स्थिति की एक बानगी पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में इस सफलता को, उस मिथक को भी तोड़ा है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उपचुनाव वही जीतता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट रिटेन रखी है। इसी तरीके से जो पिछले कुछ चुनाव हुए उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, एमसीडी तमाम चुनाव अभी होने हैं इसी साल और अगले साल 5 राज्यों के भी चुनाव होने हैं और 24 में देश का चुनाव होना है। उपचुनावों के बाद विपक्षी खेमे में एक तरीके से खलबली है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि बी टीम के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने ये विजय हासिल की है। अलग अलग राज्यों के जो दल हैं भाजपा विरोधी, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को बताते हैं, ओवैसी को बताते हैं कि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी बी टीम कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आज मंथन में ही सवाल होगा कि क्या जो ये बी टीमें हैं ये राजनीति में कोई असर डाल पाती हैं, नहीं डाल पाती, या आने वाली जो चुनावी राजनीति है क्या एक नए तरीके से चलेगी। इन बी टीमों की बड़ी भूमिका हो गई है या ये बी टीमें बहुत धारदार साबित होंगी या साबित हो रही हैं, या ये रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा साबित होंगी। मंथन आज इसी पर। अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमाम बंगाल, यहाँ के जो उपचुनाव हुए उसके बाद से ये साफ तौर पर ये कहा जाने लगा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे मायावती हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, इन पर जो विपक्ष है कांग्रेस और आरजेडी और अन्य दल जो इस बात को आरोप लगाते रहे। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा जब उस वक्त शुरू हुई जब 2 दिन पहले मायावती ने एक ट्वीट किया उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट के चुनाव परिणाम आने के बाद कि अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे। मायावती ने यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ में कोई भी सीट नहीं लड़ाई थी, यहाँ ये अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और कांग्रेस ने भी यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। जबकि बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, वहाँ दूर दूर तक बीएसपी नहीं थी, उसके बाद भी उतारा था। उत्तर प्रदेश के जो हालिया चुनाव पिछले दिनों हुए हैं 6-8 महीने पहले, वहाँ पर भी इस बात को कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के टिकट तय किए हैं। इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने कही और वही बात अब गुजरात के चुनाव में भी आ रही है। तो सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या ये जमीन पर वास्तव में ये चीज़ें क्या कैटर करती हैं, क्या ज़मीन पर ही, धरातल पर ही चीज़ें उतरती हैं, ये बहुत बड़ी सारी बातें ये रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि आखिर चुनाव जीतता कौन है, किंग है कौन। बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठते हैं और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला होता, गोलियां चलती हैं, वो कहते हैं कि भाई बीजेपी के लोग हमलावरों को संरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद ओवैसी को एक सीट भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, बहुत जगह चुनाव भी नहीं लड़े। अब वो गुजरात जाते वक्त वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में थे और उनकी पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान कह रहे हैं कि उस पर आक्रमण किया गया, हमला किया गया। तो क्या गुजरात में भी उत्तर प्रदेश जैसी कोई रणनीति है? ये विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ओवैसी साहब आ गए हैं
और वो उनका अपना एक ध्रुवीकरण का खेल होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कुल मिला के ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम मेहमानों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में अब बी टीमों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले वारिस पठान का वो बयान सुनिए जिसमें वो ओवैसी पर हमले की बात कर रहे हैं। उसके बाद आरजेडी के सांसद की बात सुनिएगा, वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जिसमें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बी टीम बता रहे हैं। ये तीनों बयान सुनिए, फिर मंथन शुरू करते हैं। बैठकर देख रहे थे, इतने में धाड़ से एक पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। बैरिस्टर साहब की पूरी पॉलिटिक्स अगर मैं बीते कुछ वर्षों में देखूं, बहुत अग्रेसिवली ओवैसी साहब को एकोमोडेट करना, वो भी एक एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी जुबान भी एक्सक्लूजन की है। तो जिस जुबान से हम लड़ रहे हैं, जो बीजेपी की जुबान है, अगर उसी तरह की जुबान को हम प्रश्रय देने लगे तो इसका मतलब हिंदुस्तान में वो जो लोहियावादी धारा थी, जेपी की धारा थी, वो खत्म हो जाए ना। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब के विवेक को कह रहा हूं कि बैरिस्टर साहब आप ये देखिए कि क्या आपकी राजनीति से, हिंदुस्तान की राजनीति के संक्रमण काल में किसको फायदा हो रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? आप सोचिए, दिल्ली से जीता, यहां का पैसा पंजाब में लगाया, पंजाब से जीता, वहां का पैसा गुजरात में लगाया, और इन दोनों राज्यों की हालत देख लीजिए। उसके बाद, ये तो एक उदाहरण हुआ, जब इंद्रनील राजगुरु जी बताते हैं कि साहब ये 15 लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और आम आदमी के अपने कार्यकर्ता हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप चुप हो जाइए, लिस्ट, कैंडिडेट्स की लिस्ट, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट कमलम से आती है। कमलम है भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मुख्यालय। आम आदमी की लिस्ट प्रत्याशियों की कमलम से आ रही है। और फिर जब हम कहते हैं कि साहब आप बी टीम हो, तो आंखें तरेरी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे बी टीम मत बोलो। क्या ए टीम बोले आपको? क्या बोले आपको? आपके अपने भीतर से ये बात निकल कर आई है, हम नहीं बोल रहे। आरजेडी के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस को सुना, खुद वारिस पठान जो एआईएमआईएम के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो उस हमले की बात कर रहे हैं। ये चुनाव के वक्त क्यों हमले होते हैं ओवैसी पर? ये भी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो गोलियां चल जाती हैं, गुजरात में वो जा रहे हैं तो पत्थर चल जाते हैं, वो भी 120-130 की स्पीड में ट्रेन चल रही होगी। उसमें कैसे उस व्यक्ति ने लोकेट किया होगा कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं और अमुक स्थान पर पत्थर चलाओ? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन घुमा फिरा के उंगली उठती है कि भाई आप ध्रुवीकरण कराने के लिए जाते हैं, आप किसी दल विशेष को फायदा करने के लिए जाते हैं, ये उंगलियां उठती हैं। लेकिन ये राजनीतिक मसला है। मंथन शुरू करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। जाने माने दलित चिंतक बीएल गौतम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से इंजीनियर जनक प्रसाद जुड़े हैं, तिरंगा यात्रा के प्रमुख हैं। मैं बार बार उनके इस पदनाम को मैं इसलिए कहता हूं कि तिरंगा यात्रा ना कहिए तो इंजीनियर साहब थोड़ा नाराज हो जाते हैं, इसलिए वो कहें, मैं पहले ही कह देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रखर प्रवक्ता, नेता, बहुत पुराने नेता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कुलभूषण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत मजबूती के साथ बात रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तथ्यों के साथ, सिर्फ कथ्य नहीं तथ्यों के साथ भी बातें रखते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार कुलभूषण जी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता झारखंड से जुड़े हैं मोहम्मद साकिर साहब। साकिर साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत खैर मकदम, बहुत धन्यवाद।
के न्यूज़ को वक्त देने के लिए, और शहनवाज हुसैन, जाने माने पत्रकार, एनालिस्ट, बिहार से जुड़े हैं। शहनवाज साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। चर्चा की शुरुआत से पहले एक निवेदन कर दूं सभी पैनलिस्ट से, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब एक पैनलिस्ट बोलने लगता है तो काफ़ी वक्त ले लेता है, बाकी लोग या तो बोर होने लगते हैं या फिर जब अपनी बारी आने पर वो भी उतना ही बोलते हैं, तो एक तरीके से चर्चा डिरेल हो जाती, चर्चा हो नहीं पाती है, भाषण बन के रह जाता है। तो पहले राउंड में 1-1, 2-2 मिनट पे अपनी 2 मिनट की लिमिट है, उसमें बात करेंगे। धीरे से जब चर्चा मंथन को आगे बढ़ाएंगे तो सबकी बातें आएंगी। शहनवाज साहब से ही इसकी शुरुआत करते हैं। शहनवाज साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ में उपचुनाव लड़ा, और बिहार की गोपालगंज सीट हो चाहे अन्य जो सीटें हो, तो उनकी अपनी सीट थी, उन्होंने बचाई उस सीट को, लेकिन कहीं ना कहीं वो संकट में थे। अगर ओवैसी साहब और साधु यादव, बहन मायावती और ओवैसी साहब, अगर ये दो सहारे नहीं मिलते बीजेपी को, तो शायद वहां उसकी नैया डूब जाती, जो जाहिरा तौर पर दिख रहा है। इसी तरीके से वक्त वक्त पे, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, चाहे गुजरात में कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाती है, और चाहे अभी आरजेडी के प्रवक्ता सांसद को आपने, झा साहब को सुना, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आप ये करते हैं, और ओवैसी साहब पर एक बार फिर हमला हो गया है। चुनाव के वक्त हमले हो जाते हैं ज़्यादा उनके। शहनवाज हसन जी, आवाज मिल रही है? हाँ, दर्शक आपको सुन रहे हैं, शुरू करिए। देखिए, ऐसा है कि मैं सबसे पहले ये समझ लें कि हमारा जो राजनीतिक, जो हमारा जो डेमोक्रेसी में भारत में जो सिस्टम है, सभी को चुनाव लड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। हम अमेरिका और हमारे यहाँ बल्तानिया वाली सिस्टम नहीं कि 2 पार्टी सिस्टम हो, 2 पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़े। अब सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जीत और हार के लिए ये जो चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं कि चुनाव जो आ रहे हैं उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है, वो आप कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या राजद की बात करें, बिहार में जदयू की बात करें, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहे हैं, और नताइज के कारण ज्यादा लगे हैं, क्योंकि जब जो हार की जो रेशियो, जैसे कि अभी झा जी ने बताया, राजद के जो गोपालगंज के प्रत्याशी थे, कि ये हार का कारण उन्होंने कहीं ना कहीं एमआईएम और साधु यादव के ऊपर उनकी पत्नी जो खड़ी हुई थी, वो जो रेशियो है चुनाव में हार का, उसको थोप दिया गया। और ये कोई नया नहीं है, ऐसा पहली बार हो रहा हो कि चुनाव के नताइज किन्हीं कारणों से मार्जिनल जो वोट देखा जाए। ऐसा नहीं है कि 2014 से ये ट्रेंड चालू हुआ या उससे पहले के चुनाव में ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासकर मुझे लगता है कि एक तरह से एक ये बनाया जा रहा है कि दूसरी पार्टियां ना रह कर नहीं रहे, छोटी पार्टियों का कोई वजूद नहीं रह जाए और 2 बड़ी पार्टियां ही रह जाए। ऐसा नहीं है कि और भाजपा के भी है, वही 2 पार्टियां ही चुनाव लड़े, ऐसा नहीं। शहनवाज साहब, ये खबर हो गई, घटनाक्रम हो गया, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मेरा जो मंथन में सवाल है कि क्या ये बी टीमों की पॉलिटिक्स होती है, और आने वाले वक्त में क्या ये बड़ा हथियार होगा चुनावी राजनीति में बी टीमें? यही आज मंथन का मुख्य विषय है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यही बी टीमों की, जिनको बी टीमें छोटी पार्टियों को कह रहे हैं, कल को इनकी ये सरकार में थे, कल ए टीम में थे। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश की सरकार थी, राजद की सरकार बिहार में थी, अब पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ जिसकी बी टीम की बात करते नहीं, ये लोग बी टीमें मायावती जी को कहते हैं, ये बी टीमें केजरीवाल को कहते हैं, ये बी टीमें ओवैसी साहब को कहते हैं। ये शुद्ध राजनीतिक शब्द है जिसका उपयोग बड़ी पार्टियां कर रही हैं। मुझे लगता है छोटी पार्टियां कौन हो जाएं, 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो जाए, इसकी ओर मुझे लगता है कि इस ओर ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुद्ध राजनीतिक शब्द है ये बी टीम और ए टीम की बात। मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है, वो लड़ें और अपनी बातों को रखें। जनता है तो जिसके पक्ष में जनता जाती है, जनता जनार्दन है, भाजपा की सरकार बनती है, कांग्रेस की बनती है, अब मायावती की बनती हो या अखिलेश जी की बने,
ये तो जनता तय करती है। लेकिन इस हार जीत का रेशियो तो ये हमेशा से होता है, 1952 से उठाकर आप देख लीजिए, तब तो नहीं कहा जाता था। ये बी टीम का जो चलन कब से चालू हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब तो केजरीवाल जी को भी बी टीम कहा जा रहा है। अब इनकी 2 राज्यों में सरकार है, तीसरे राज्य में वो चल रही हैं। अब कहीं पर ओवैसी जी को कहा जा रहा है, ऑब्वियसली ओवैसी जी कहीं पर, क्योंकि उनका एक खास स्ट्रीम है जिसको लेकर के वो लड़ते आ रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। जवाब ले लेते हैं कुलभूषण जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुलभूषण जी, आप लोग का अपना जनाधार तो खिसक रहा है, और आप कभी आम आदमी पार्टी को बी टीम कहते हैं, कभी ओवैसी को कहते हैं। ओवैसी बहुत नाराज रहते हैं आपसे। दुर्गेंद्र जी, आपने अपने वक्तव्य में ही सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। नहीं, हमने अपने वक्तव्य नहीं, आपके प्रवक्ता ने कहा है, पवन खेड़ा ने। नहीं, आपने हम पॉलिटिकल आदमी नहीं, मुझे माफ करो राजनीति से भैया जी। आप सभी राजनेताओं को नचाते हैं, आपको कैसे माफ किया जाए? आपके साथ मुझे ये इसका भी भ्रम नहीं कुलभूषण भाई, आप लोग आपस में एक दूसरे को नचाते हो, मुझे माफ करो, मुझे पत्रकार रहने दो जी। हमारे बड़े भाई राघवेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि उनकी सारी राजनीति सफल हो रही है। उत्तर प्रदेश से बात शुरू कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितने मतों से जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, उस पर जिन पार्टियों को बी टीम कहा जाता है, उन्होंने कितने मत प्राप्त किए, इसका एक अनुपात आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जहां जहां कांग्रेस से सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी खुद को नहीं पाती है, वहां आम आदमी पार्टी को प्रयोग करती है। इसके सारे उदाहरण आपको दिखाई देंगे, चाहे वो दिल्ली से लेकर और अभी तक आम आदमी पार्टी की जो यात्रा है उस पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति नए तरह की शुरू की है। दुर्गेंद्र जी, मैं आपके चैनल पर बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि बी टीम के रूप में सिर्फ ये राजनीतिक दल ही नहीं, बी टीम के रूप में आज भारत की संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है, और इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तमाम एजेंसियां हो। दरअसल राजनीति को पूरी तरह से ऐसे मोड़ पर ला दिया गया है जहां पर यह समझना ही कठिन हो गया है कि राजनीति कौन सी, किसके लिए और कौन कौन कर रहा है। दरअसल राजनीति में आज चेहरे भी दूसरे हैं। मैं अगर जो कहूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी जो चेहरे आपको दिखाई देते हैं, असली चेहरे वो नहीं है। असली चेहरे तो उसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। दरअसल पूंजीपतियों की राजनीति चल रही है। पूंजीपति किस तरह से अपनी राजनीति को स्थापित करते हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण मोरबी में आपको दिखाई दिया। मोरबी की घटना पर अब देश में कहीं कोई दूसरी बात नहीं हो रही है, क्योंकि गुजरात से उस तरह की राजनीति शुरू हुई थी। जो गुजरात मॉडल है, जो आज पूरे देश में बढ़ चढ़ के बोल रहा है। इसमें किसको चेहरा बनाया जाएगा, कौन असली खिलाड़ी होगा और कौन पीछे से आपको मदद करेगा, समर्थन करेगा, ताली बजाएगा, हूट करेगा, इसके लिए पूरी एक पटकथा लिखी जाती है। ये समझना इतना आसान नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा और बहुत कम समझदार राजनीति स्क्रिप्टेड हो गई है, मतलब हाल में कुछ ज्यादा ही स्क्रिप्टेड हो गई है क्या? बहुत ज्यादा। पिछले 8 साल में आज बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन इस मामले में कह रहा हूं कि राघवेंद्र जी अभी कहेंगे कि साहब हमने तो नोटबंदी आज के ही दिन की थी, क्योंकि इनके अलावा इनकी पार्टी कोई दूसरा नेता तो नाम नहीं लेना चाह रहा कि आज 8 नवंबर है और आज ही हमने नोटबंदी की थी। हम तो कहते हैं आज देश के हर चैनल पर नोटबंदी पर डिबेट होनी चाहिए थी। 8 नवंबर की तारीख है और इससे बड़ी घटना परिघटना मैंने तो अपने जीवित समय में नहीं देखी। या तो नोटबंदी या कोविड, और दोनों में आदमी मरे और बुरी तरह से मरे। देश को फायदा पहुंचा होगा कुलभूषण जी, आप क्यों बार बार नहीं, आपको कितना फायदा पहुंचा दुर्गेंद्र जी, मुझे कितना पहुंचा। यहाँ पे सहनबाज भाई बैठे हैं, राघवेंद्र भाई बैठे हैं, जनक भाई बैठे हैं, गौतम भाई बैठे, सबसे पूछता हूँ कितना फायदा। काला धन जो आप लोगों ने इकट्ठा करके मार्केट में, आप लोगों की सरकार ने जो काला धन मार्केट में रखा था उसको हटाया मोदी जी ने, अच्छा काम किया होगा। एक आंकड़ा दे दे, 15 लाख 2 रुपया नहीं मिले किसी को। 15 लाख की जगह जेब से 15,000 चले गए, जिनसे रोजी रोटी चलिए अभी चूंकि बहस दूसरे मुद्दे पर डिरेल हो जाएगी। राघवेंद्र भाई और जनक भाई, कुलभूषण जी ने कह दिया आप दोनों को कि भाई देखिए, तो राघवेंद्र भाई से जवाब ले लेते हैं कि वो गुजरात में का मॉडल जो बता रहे हैं वो मोरबी का मॉडल है, और जो दिल्ली का मॉडल है वो अभी पवन खेड़ा ने बता दिया कि भाई क्या मॉडल है, कि बीजेपी से आपके टिकट तय होते हैं, और शुरू से कांग्रेस पार्टी कहती रही बी टीम। तो पहले राघवेंद्र भाई जवाब दे लें, फिर जनक प्रसाद आप आइए मैदान में। बोलिए राघवेंद्र जी, अनम्यूट करिए। सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए राघवेंद्र जी। हाँ ठीक है। कमाल की बात है,
देश और प्रदेश का संपूर्ण विपक्ष, उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, एआईएम और दुनिया भर के जो छोटे बड़े राजनीतिक दल है सब है, वो अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं फलाना दल दिखाने का बी टीम है, दिखाना दल फलाने का सी टीम है, इस तरीके की बातें करते हैं। मैं कुलभूषण जी को आज से 6 महीने पहले ले जाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व तो विधानसभा चुनाव? अरे वो 8 साल पहले ले जा रहे हैं आपको, आप 6 महीने पहले ले जा रहे हैं, वो 8 साल पहले ले जा रहे हैं। मैं 6 महीने पहले से मैं जवाब लेना चाहता हूं जी। उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और पूरा देश ने देखा और पूरी जिम्मेदारी प्रियंका जी की थी। क्या हुआ? क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बिल्कुल और बुरी हालत में हो गई। वो हटाए कौन गए? लल्लू सिंह हटाए गए। इनकी यहां सब लोग जानते हैं किस स्थिति की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? हंसी का पात्र बन चुके हैं और ये फलानी पार्टी को दिखाने का सी टीम, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश जुड़ेगा उससे। अरे भाई, गुजरात और हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, वो क्या स्थिति हो रही है वहां? तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आप तो आपको अकबर मिल रहा है, आप जीत जाओ सीधे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाओ। राहुल की चिंता आप क्यों कर रहे हो भाई? दुर्गेश जी, राहुल जी अगर जाएंगे तब भी हम जीतेंगे, नहीं जाएंगे तब भी आपको तब ज्यादा मौका मिल जाएगा, शायद उनके मुंह से कोई बात निकल जाए तो आप लोगों को जल्दी मौका मिल जाएगा, मुझे लगता है। नहीं, राहुल जी तो चलिए ठीक है, इस विषय पे हम लोग देखिए पॉजिटिव राजनीति करते हैं दुर्गेश जी। भाई आप देखिए, मेरा सीधा सवाल है राघवेंद्र जी, आप ये बी टीमों का इस्तेमाल, आपने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, आप पे ऊपर आरोप लगता है। ये कभी कभी बसपा की टिकट आप तय करने लगते हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने इशारों में कहा, और कभी आम आदमी पार्टी की टिकट आप तय करने लगते हैं गुजरात में। मतलब राजनीति को कहां तक ले जाएंगे? कोई लिमिट है? दुर्गेश जी, कैसे ये तय कर देते हैं ये लोग बैठ करके कि भारतीय जनता पार्टी की ठिकानी टीम पार्टी जो है बी टीम है? ये हमें तो ऐसा कोई फार्मूला नजर नहीं आता है। जब ये खुद हारने लगते हैं तो ठिकानी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने लगते हैं। ओवैसी जी कांग्रेस को बी टीम कहते हैं, कांग्रेस ओवैसी जी को बी टीम कहती है, राहुल जी बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं, आपके अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं। यही तो आज मेरे दिमाग में 2-3 दिन से घूम रहा था। बहन जी का जब ट्वीट आया तो मैंने कहा देखिए, बहन जी अब अखिलेश जी को चिढ़ा रही कि अब क्या कहेंगे, और मेरी समझ में नहीं आया बहन जी गोपालगंज में क्यों लड़ने चली गई। शाहनवाज भाई कह रहे हैं ठीक है, भारत के कोई व्यक्ति लड़ सकता, दुर्गेंद्र चौहान जाके गोपालगंज में लड़ सकते हैं, शायद अपना वोट भी उनका नहीं हो वहां पे, लेकिन बहन जी गोपालगंज में क्यों लड़ेंगी? ये कोई लॉजिक होना चाहिए। गोपालगंज सीट से लड़ने के पीछे का उद्देश्य था कि वो कभी ना कभी वो साधु यादव जी वहां से रहे हैं, और वो साधु यादव जी का गढ़ रहा है, और हर राजनीतिक में जो भी नेता हैं वो अपने आप को चाहते हैं कि भाई जब तक रहे वो हम अपने को स्थापित रखें। अब राजद के साथ रहे नहीं तो उनके पास जो ऑप्शन था, बात है, जो इजीली अवेलेबल था, उसमें मुझे लगता है मैं साधु यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, साधु यादव लड़ गए होंगे, लेकिन कम से कम अगर बहन जी नहीं टिकट देती तो साधु यादव अपने आप तो नहीं लड़ जाते, निर्दलीय लड़ते तो फिर देखा जाता। बहुजन समाज पार्टी के वोट जो है, जाहिर सी बात की उनको नहीं मिलते, पार्टी का वोट तो है ही। जनक प्रसाद जी, ये गुजरात में आप लोग कमलम से टिकट दे रहे हैं, क्या मसला है? इंद्रनील राजगुरु जो आपकी पार्टी में थे, रातों रात कांग्रेस में आए, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय वहां से आ रही लिस्ट, उसके ऊपर आप कर रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है भाई? देखिए, मन में मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, सुन रहे हैं, सारे दर्शक सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारी पार्टी का जो आधार है, जो बेस है, उसका मैं एक चौपाई के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जाति पाति पूछे नहीं को, हर को भजे तो हर को हो। हम आम आदमी पार्टी के लोग और तिरंगा शाखा के लोग हिंदुस्तान और संविधान की बात करते हैं। नहीं बात कर रहे हैं हिंदुस्तान सर, मैं कंप्लीट करूंगा सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। बी टीम सर, हम पहली बात बोलने दीजिए, जनक प्रसाद जी को बोलने दीजिए भाई, उनकी बात उनको रखने दीजिए कि सबकी बात लगभग आ रही। अब दलित चिंतक जी को लेंगे इसके बाद, बोलिए। टिकट करना मुश्किल हो जाएगी ना फिर डिबेट में। बोलिए जनक जी, बोलिए। हाँ, तो हम स्कूल की बात करते हैं। हमारे अरविंद जी का एक मिशन है, इस हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस देश की
एक एक बच्चे, गरीब के बच्चे, चाहे वो किसी जात के हों, अरे किसी विश्वगुरु धर्म का के हों। कॉपीराइट राघवेंद्र जी के पास है, आप लेकर भागने के चक्कर में रहते हैं। कभी लक्ष्मी जी, गणेश जी का गेम मांग कर देते हैं, उनकी होनी चाहिए। राघवेंद्र जी कहते हैं विश्वगुरु हम बनाएंगे जी। कर्जा मांग रहे थे सर, सरकारी स्कूल के बच्चे। अरे मैंने ऐसे ही छेड़ दिया भाई। राघवेंद्र जी उनको बोलने दिया, जनक प्रसाद जी को बोलने दीजिए कृपया। IIT में क्वालिफाई किए हैं, ये सरकार का ही डाटा है। ये सरकारी 51 लाख लोगों का जब पंजाब में या दिल्ली में बिजली जाती है, किस धर्म जाति के लोग को फ्री में बिजली मिलती है बताइए आप? नहीं, बी टीम वाले जो आरोप है, जनक प्रसाद जी अगर बीजेपी की टीम बनाते हैं आप, तो कहां पुल हमारा गिर गया? शर्म नहीं आती लोगों को बीजेपी वालों कहने में। अरे जनक प्रसाद जी, बी टीम वाला जवाब दे दीजिए भाई। बी टीम अभी कांग्रेस की बता दूं मैं आपको, कांग्रेस का भी वीडियो बार और आप दिखा देता हूं आपको, रुक जाइए, मैं लिए बैठा हूं। ये देखिए, ये कांग्रेस का बंदा कह रहा है, झूम करके दिखा दीजिए आप, कि आप बीजेपी को, अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो बीजेपी को दिखा दीजिए। कांग्रेस के लोग टिकट लेते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग लेते हैं, विपक्ष के रूप में, और बिक जाते हैं जाके बीजेपी में खरीद लेते हैं। अरे आप तो चुनाव से पहले टिकट दे रहे हो, वो तो बाद में बिक रहे हैं। बड़ी वो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मंथन में जो बाकी मेहमान हैं, दलित चिंतक गौतम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, दलित हितों पर भी उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन में हम बात कर रहे हैं कि क्या बी टीमें, जो पॉलिटिकल बी टीमें हैं, क्या वास्तव में हैं, क्या ऐसा रोल अदा करती हैं, क्या अंदर से राजनीतिक दलों में इस तरह की दुरम विसंधि होती है? इसी सवाल का जवाब आज मंथन में हम तलाश रहे हैं। मोहम्मद साकिर AIMIM झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकिर साहब, अक्सर ओवैसी साहब पर, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में, जहां वो चुनाव लड़ने जाते तो कहा जाता है बीजेपी का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो बड़े जोर शोर से लड़ने आए थे, लेकिन फिर बिल्कुल रोल बैक हो गए, और फिर जो भी लड़े सीटें, वहां हालत आपने भी देखी, हमने भी देखी। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी उन पर गोली चली थी। आज तक पता नहीं क्या हुआ उसका। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई तत्कालीन सरकार की तरफ इशारा किया था। अब वो वंदे भारत में जा रहे हैं, मुझे लगता है 100-120 में तो चलती होगी ट्रेन वो, मैं कभी बैठा नहीं उस ट्रेन में। उसमें 100-120 की स्पीड में ओवैसी साहब को टारगेट करके पत्थर पड़ रहे हैं। और गुजरात का चुनाव है और कांग्रेस फिर कह रही है कि बी टीम है, वही काम करने गए हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात में लड़ रहे तो वहीं बने रहते, गोपालगंज में भी आ गए वोट काटने। ये एक अच्छा राजनीतिक दल है आपका। इस तरह की इमेज क्यों बन रही है? ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं दिल से उनकी। जी सर, ये टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा है और टारगेट हम ही को किया जा रहा है, और इंडिया में जिससे तहदुल मुस्लिमीन को, ये टॉपिक ही बिल्कुल नॉनसेंस है, बेसलेस है और इलॉजिकल है।
नहीं, टॉपिक को आप नहीं कह सकते। आप अपने ऊपर आरोपों को खारिज कर सकते हैं। किसी पत्रकार या देखिए, टॉपिक मैंने साकिर साहब मैं बहुत अदब के साथ में कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बार बार जब आपको कहा जा रहा है तो आपसे सवाल पूछने के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया है। आप अपनी बात करिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, बोलिए। ये आरोप पहले उनको खुद ही मालूम नहीं है कि इसके डेफिनेशन क्या है, वो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बी टीम ऑफ बीजेपी और XYZ। ये खुद ही डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन ये खुद ही नहीं दे सकते कि बी टीम का अर्थ वो खुद ही नहीं समझते। और जहां तक बी टीम की बात है, 1990 का इतिहास आप देख लें, आज जो भी नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, आरजेडी मिस्टर लालू प्रसाद यादव जी ने रामसुंदर दास जी को मुख्यमंत्री से हटाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने 1990 में। सपा का इतिहास आपके सामने है, बसपा का इतिहास आपके सामने है। ये जो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी नेशनल पार्टी और सबसे सेकुलर कहती है और डेमोक्रेटिक कहती है, अपने आप को लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक और जनतांत्रिक और डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है। कुलभूषण जी, उनको बोलने दीजिए भाई। कुलभूषण जी बोलने दीजिए साकिर साहब को, फिर जवाब लेंगे। शिवसेना के साथ आपने देखा, शिवसेना के साथ आपने देखा कि किस तरह देखिए, हमको टारगेट इससे किया जा रहा है कि हमारा ग्राफ आसमान छू रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान छू रहा है। आज हमारे ट्रेन में आप देख रहे हैं, मैं बैरिस्टर साहब पे पिछले उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, और मिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब ने तो सपा का एजेंट, सपा की बी टीम कह दिया हमको ना, दूसरे लोग हमको भाजपा की बी टीम कहते हैं। तो मैं इस तरह के बेसलेस, इलॉजिकल और नॉनसेंस आरोपों को और ऐसे आरोप लगाने वालों को जूती के नोक पे रखता हूं। मैं इससे ये डिमोरलाइज करने की कोशिश है, और हम लोग इससे डिमोरलाइज हरगिज नहीं होने वाले। ठीक बात है। दुर्गेश जी, इसे कहिए भाषा संयमित रखे भाई। दुर्गेश जी, मैं बोल रहा हूं। साकिर साहब संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि बहुत हमारा जो कार्यक्रम है बहुत आराम से चलता है, चिकम चिल्ली नहीं होती इसमें, और थोड़ा आवेश मत आए कृपया, मेरा निवेदन है। मैं BL गौतम साहब के पास जाऊंगा, दलित चिंतक हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। गौतम साहब, जो मायावती जी का जो ग्राफ लगातार गिरा है, अब वो अंदर बढ़ा हो तो मैं नहीं कह सकता, जो उनके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन जाहिरा तौर पर उनका ग्राफ गिरा है, और वो इस बात पर खुश हैं कि समाजवादी पार्टी हार गई। बहुजन समाज पार्टी को वो गोपालगंज में लड़ा रही और खुश हो रही उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी हार गई। तो ये कुल मिलाकर क्या जो सर्वहारा समाज की राजनीति करने वाले लोग, क्या उन पर जो ये आरोप लगता है ये कहाँ तक उचित है, और क्या आप समझते हैं राजनीतिक परिदृश्य में से? गौतम साहब। नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हैं, ये किसी की न बी टीम है, न कहीं किसी के वो, मतलब उसमें जो आप लोग इतना बवाल करवा रहे हैं, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में खुद एक बहुत बड़ी टीम है। मीडिया बवाल नहीं करा रहा है, ये तो टॉपिक आया है, बीच में टोक रहा हूँ। मीडिया का बवाल नहीं है, ये पॉलिटिकल बवाल कह सकते हैं आप। वो जो भी है, लेकिन ये इस तरीके से जो आप डिबेट का मुद्दा रखे हैं, ये डिबेट जिस तरीके से करा रहे हैं, इसका कोई मकसद मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं फिर टोकूंगा आपको। डिबेट नहीं, ये तो पॉलिटिकल चल रहा है, जिसको मीडिया ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, तो के न्यूज ने जो प्लेटफॉर्म दिया। गौतम साहब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए भाई। आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा, उन्होंने रखा, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप रखनी हो तो रखिए अपनी बात। इस देश में बहुजन समाज पार्टी जो है, संतों गुरुओं महापुरुषों की, साहू फूले अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब का आंदोलन है। ये बी टीम नहीं है, ये खुद अपने में बहुत बड़ी टीम है। इसको समझना बहुत आसान नहीं है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं। बहुजन समाज पार्टी के इस देश में 50 करोड़ लोग जो है फॉलोअर हैं। जो इस देश में जय भीम बोलने वाले लोग जितना बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से बाकी लोग घट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहना ये तो सरासर गलत है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी आपका छिन गया, आपका पराभव हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी थे, मान्यवर काशीराम ने जैसे सींचा था इस पार्टी को। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, मान्यवर के बहुत करीब रहे हैं आप, मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है। राष्ट्रीय पार्टी जो सींच कर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता में, देश में
एक बहुत बड़ा विकल्प प्रस्तुत किया था, आज वो उस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया। गौतम साहब, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज भी है, आप नेट पे देख लीजिए, आपको इसका ज्ञान है या नहीं? आज आप देख लीजिएगा, मेरे ज्ञान पर सवाल मत उठाइए, आज आप जरूर इसको देखिएगा, दर्जा छिन गया है, देख लीजिएगा। अब बी टीम माना जाए तो समाजवादी पार्टी को मान लेते हैं। जो बोलिए ना, बोलिए, स्वतंत्र हैं आप, बोलिए। सब बोल रहे हैं, वही कह रहा हूँ, बी टीम बहुजन समाज पार्टी नहीं, बी टीम समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी 5 साल के सरकार में जो इस बहुजन समाज का नुकसान किया है, वो आरएसएस के कहने से, बीजेपी के कहने से, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले तो प्रमोशन, रिजर्वेशन में प्रमोशन उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरी बात, मान्यवर कांसीराम साहब का जो उर्दू फारसी विद्यालय था वो उसको उन्होंने नाम बदल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पार्क था गोमती नगर में, उसको जनेश्वर मिश्रा जी के नाम कर दिया। ये उन्होंने बहुजन समाज का नुकसान किया, वो भी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। बहुजन समाज अपने में खुद बहुत बड़ी टीम है, बहुजन समाज एक आंदोलन है। गौतम साहब, बहुत अदब के साथ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतने अपराध अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने किए, उसके बाद भी 2019 में आप उनके साथ लोकसभा चुनाव लड़े और आपने 10 सीटें हासिल की। उससे पहले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में का आपकी क्या स्थिति थी वो भी आपको पता होगी, और 10 सीटें आप जीते, हाथ में हाथ मिलाए के। मुलायम सिंह के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी थी, अखिलेश यादव के साथ खड़ी थी। इसका जवाब है आपके पास कोई? ये राजनीतिक अलायंस हुआ था, राजनीति में तो यही राजनीति तो बात कर रहे हैं हम। कोई अखिलेश यादव मायावती जी का पर्सनल झगड़ा थोड़ी है, ये हमारा आपका कोई पर्सनल झगड़ा, राजनीति की तो बात हो रही ना यहाँ। हमारी पार्टी का आंदोलन है, ये बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन की बात, आंदोलन अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राजनीति में माननीय बहन जी स्वतंत्र हैं, जैसा वो निर्णय लेती है वैसा समाज मानता है उनको, ऐसा नहीं है। बहन जी का आदेश ही समाज के लिए। देश में पार्टी में आपकी कितनी डेमोक्रेसी रह गई है? क्या पार्टी में डेमोक्रेसी कहाँ रह गई है? शहनवाज साहब पूछ रहे हैं डेमोक्रेसी कितनी है। शहनवाज साहब कितनी रह गई है डेमोक्रेसी, पूछ रहे हैं इस बात को। तो सरदार साहब हमसे क्या पूछे, अपने से पूछे। डेमोक्रेसी, बहुजन समाज पार्टी तो डेमोक्रेसी है ही है, अपने में खुद डेमोक्रेसी है। बहुजन समाज साहब, गौतम साहब का डेमोक्रेसी है। लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता उंगली उठा रहे थे, बोलिए भाई। कुलभूषण जी कुछ कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी बी टीम है और आप लोग एक परसेप्शन बनाते हैं मायावती जी के लिए। जी, मैं इससे पहले जिस पे उंगली उठा रहा था उस पे बोल दूं कि साकिर साहब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी भाषा टीवी पर नहीं बोली जानी चाहिए। और इनकी पार्टी का चरित्र यही है जो इनके शब्दों से दिख रहा है। नहीं साकिर साहब, उसमें कोई सबमिशन नहीं है, गलत बात आपने बोली है, सबमिशन नहीं है। भाषा, ये जूती की नोक, इससे बुरी भाषा हमें आती है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन मर्यादा एक अपनी जगह होती है। अगर जो आपको शब्दों में बात कहनी का प्रयोग करना चाहिए कोई भी राजनीतिक दल हो। गौतम साहब की बात पे उंगली उस पे जिसपे शहनवाज साहब ने कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल तो छोड़ दीजिए, आज की तारीख में जो प्रादेशिक दल का दर्जा होता है उस पे भी क्वेश्चन मार्क बन गया है। ऐसे समय में अगर जो कोई ये कहता है कि ये बी टीम है या ये इसकी ये टीम है, तो इसको एक एनालिसिस की जरूरत है कि आपको एक बार सोचना पड़ेगा। जैसे आम आदमी पार्टी पर जब भी कांग्रेस ये आरोप लगाती कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो भाजपा भी इसे सीरियस लेती है और आम आदमी पार्टी भी लेती है। आम आदमी पार्टी भी सोचती है क्यों मुझे बी टीम कहा जा रहा है, लेकिन दिखाई यही देता है कि सारे कृत्यों से आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये तो इंजीनियर जनक प्रसाद जी इन्होंने फिर वही बात रिपीट कर दी। ये लोग ना, मैं बताना चाहता हूँ कि बी है, सी है, हम टीम है, लेकिन हिंदुस्तान की ए टीम है। आप बार-बार हिंदुस्तानी बात करते रहते, भारत में है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने आपके नेताओं ने गुजरात में कहा कि हम नंबर 2 के लिए 2 पे आने के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस तीसरे पे चली गई है, तो क्या समझा जाएगा इसको? बहन जी ने सत्ता चलाई, यहाँ पे सपा ने सत्ता चलाई, भाजपा चला रही है। स्कूलों की हालत क्या है, अस्पताल की हालत क्या है? आपने हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ में उसे उभरी है, उसकी बात हम कर रहे हैं। इनके पास सरकारी तंत्र है, ये लोगों को डरा धमका के रखते हैं। ये
लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो डरते नहीं है। आप देख लीजिए, हम लोग इस समय गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ, हर गली में हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में मेयर चुनाव के लिए, जो नगर पंचायत चुनाव में चल रहे हैं। और आप गुजरात में देख लिए, हिमाचल में देख लिए, हम जो भी चुनाव लेते हैं वो अपनी बात मुद्दे धर्म का उपयोग कर रहे हैं आप। देखिए, धर्म को राजनीति में ला रहे हैं, पैसों नोट पर गांधी को हटाने की बात कर रहे हैं आप। किसने कहा? आपने नोट को गांधी हटाने में किसने बात कही आपने? नहीं, केजरीवाल साहब को सपना आया था, वो बात कह रहे हैं। वो केजरीवाल साहब को दिवाली के दिन सपना आ गया था। उस दिन उनको उनके मन में, जहन में बात आई कि गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। खैर वो विषय परिवर्तन हो जाएगा शहनवाज साहब, उसको हम उस पर नहीं आएंगे, वो एक अलग विषय है। राघवेंद्र जी, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, चूंकि जाहिर सी बात सत्ताधारी दल आप हैं तो आरोप लगने स्वाभाविक हैं। आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं लोगों को, आम आदमी पार्टी को डरा के धमका के रखा है, इसलिए वो गुजरात में आपको संकट पैदा करने के लिए पहुंच गए हैं वहां पे। अभी अलग बड़ी है, वो पाकिस्तान में भी चले जाएंगे, अभी वो उनसे भी मतलब मांगना शुरू कर देंगे। दुर्गेन जी अभी बीजेपी चले हारेंगे ना तो पाकिस्तान से मतलब मांगना शुरू कर देंगे। अब शांत रहिए, देखिए अच्छी बात नहीं होती है किसी के बीच में। चलिए बोलिए। मुझे समय मिला है। देखिए, अभी गोला का उपचुनाव हुआ, इसमें ना समाजवादी ना कांग्रेस चुनाव लड़ी, ना बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, ना AIMF चुनाव लड़ी, ना आम आदमी चुनाव लड़ी। एक पे एक चुनाव हुआ, 33,000 वोटों से हम जीते। इसमें B टीम और C टीम का कहां मतलब है? ये लोग आपस में लड़ते रहे, हम फलानी के पार्टी के C टीम है, फलानी के ठिकाने के ये B टीम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, मायावती जी ने कहा कि बताओ, जो आप कह रहे हैं वही मायावती जी भी कह रही हैं। मायावती जी कह रहे हैं अखिलेश जी अब क्या हुआ, अब तो हम नहीं लड़े, अब क्या हुआ, अब भी आप हार गए। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मायावती जी ने ट्वीट करके पूछा अखिलेश जी से। जी, मायावती जी नहीं, ये दुनिया कह रही है। ये विषय बनता है भाई, जब एक पे एक चुनाव लड़ा तो 33,000 से धूल दूसरी तो हो गए। भाई चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है। दुर्गेन जी, मैं जरा विषय से अलग हो रहा हूँ। ये बताइए, प्रत्याशी को टिकट दे करके आप इतर हो लेते हैं, एक दिन में प्रचार में नहीं जाते हैं। यही तरीका समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और आपके लिए बड़ा अच्छा है, जीतते जाइए, रामपुर भी जीते हैं, मैनपुर भी जीतिए आराम से, आपको कौन सी दिक्कत है उसमें? जी नहीं, अगर यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते तो मैं जरा उनसे चर्चा करता। अभी हमारे मित्र लोग बैठे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और AIMIF से, ये जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं, जिस जिस राज्य में जा रहे हैं, 95% में जमानत जब्त करा के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लाभ होना है भाई? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, निश्चित रूप से मुझे कहने में भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि 80 से पहले आपकी स्थिति क्या थी? लेकिन ये लोग क्या है, 3 महीना 13 पहले आपकी स्थिति क्या थी? देखिए दुर्गेन जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी बात नहीं भाई सुन लो भाई, इंजीनियर साहब सुन लो भाई, आप भी शरीफ आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो। राघवेंद्र भाई संजीदा व्यक्ति, वो पूरे सुनते हैं चीजों को, अब बोलते नहीं बीच में, उनको बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में आई। हम लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं दुर्गेन जी। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शनों में चलने वाले लोग हैं। अंत्योदय को विषय को ध्यान में रख के काम करते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित रहते हैं। आप दुर्गेन जी ईमानदारी से देख लीजिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी न किसी को मकान मिलेगा, किसी को शौचालय मिला होगा, किसी को कुछ नहीं तो गैस कनेक्शन मिला होगा, किसी को बिजली कनेक्शन मिला होगा, किसी को 5 लाख तक का बीमा मिला होगा, कुछ नहीं तो किसी को 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिली होगी। विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाई, आप क्या बोलेंगे? रिएक्शन लूंगा भैया जनक प्रसाद जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, कृपा करके उनको बोलने दीजिए ना। उनको नौकरी दी है, कमाल के लोग हैं ये। बोलिए राघवेंद्र जी, बोलिए, कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए, 2-3 उंगलियां उठ रही आपकी तरफ, बोलिए। हम लोग सकारात्मक काम करने वाले लोग हैं, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। समाज में ऐसा कोई परिवार कंप्लीट कर रहे हैं, प्लीज 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 जनक जी बोलिए। राघवेंद्र जी ठीक है, राघवेंद्र जी ने कंप्लीट कर लिया। बताइए जनक प्रसाद जी क्या रिएक्शन देना चाह रहे हैं, बोलिए। 26,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दीजिए, ये सकारात्मक राजनीति है क्या? कौन BHU की आपके स्कूल में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, सकारात्मक राजनीति है क्या करिए श्रीमान जी? आपकी उत्तर प्रदेश में दुर्गति इसीलिए हो गई है। अरे हम आपको आप लोग आप दुर्गति देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है,
आपने कितना बनाया जरा बताइए। जरा बुंदेलखंड में आपका एक्सप्रेस बंदा था, सुनिए भ्रष्टाचार का नियम यह है कि बुंदेल में आपकी रोड बनाते हैं और एक हफ्ते के अंदर में धस जाती है। ठीक बात है, ठीक बात, शांत हो जाइए, लड़िए नहीं भाई, आप अपनी बात मोहब्बत के साथ में रखिए, सब साथी हैं। बताइए कुलभूषण जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका? भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुकी है भाजपा। राघवेंद्र जी जो भी बोल रहे थे उस पर मुझे यही याद आ रहा था कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। जितने भी आंकड़े ये दे रहे थे सभी पूरी तरह से आंकड़े की गिरी थी। गौतम साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं लड़ो आपस में, बहुजन समाज पार्टी का हाथी बिल्कुल तैयार है। बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग चुनाव से डरते नहीं, हमेशा ही चुनाव हो, हर महीने चुनाव हो। लेकिन आप लोग लड़ते भी कहाँ, उपचुनाव बहुत कम ही लड़ते हैं। वहां गोपालगंज में लड़ने चले गए थे आप, बाकी कहाँ लड़ते हैं आप? गोपाल पूरी इंडिया में हम चुनाव लड़ेंगे कि हमारा पूरा देश है। नहीं, बहन जी ने कहा, बहन जी ने अभी कहा, आप तो बहुत ही करीबी बहन जी के जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, उपचुनाव। देखिए ये सब भाजपा के सकारात्मक लोग, आज 8 तारीख है, आज 8 नवंबर है, आज हिंदुस्तान की आर्थिक बदहाली का दिन शुरू किया था इन भाजपा के लोगों ने, और ये कह रहे चैनल पे आके कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। आपने 2.5% हिंदुस्तान की जीडीपी गिरा दी और आप कह रहे हैं गौतम साहब जो भारतीय जनता पार्टी की आप प्रखर रूप से आलोचना क्यों नहीं करते? आप क्या उनकी नीतियों के समर्थक हैं आप? ये आरोप लगता है आप पर कि बहुत तीखे नहीं रहते आप जीडीपी को आप गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं आप लोग। गौतम साहब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुजन समाज पार्टी बहुत मुखर होकर आलोचना नहीं करती, ये आरोप लगता है आप पे। बहुजन समाज पार्टी मुखर होगा, हम अपने आंदोलन, अपने समाज, अपने मतलब पार्टी की बात कर रहे हैं। हम किसी के विरोधी हैं नहीं, इस देश में सभी को रहना है, भारत सबका है, भारत गणराज्य देश है और इसमें सबका हक है और सबका हिस्सा जो है मिलना चाहिए। जैसे इस देश में जाति आंकड़े, इस देश में जाति के आधार पर सब कुछ हो रहा है, जाति आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं, जिसका जो हक है बहुजन समाज का दूसरे लोग लिए जा रहे हैं। तो ये तो जिम्मेदारी राघवेंद्र जी की बनती, ये नहीं जारी कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है ना, सरकार इनकी है। हाँ तो सरकार है तो वो लोग कहाँ, इस पे कहाँ बोल रहे हैं जी? इस पे बोलना चाहिए। इस देश में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इस फार्मूले पे काम करना चाहिए। साकिर साहब से मेरा एक सवाल है। साकिर साहब, गौतम साहब जरा एक मिनट रोक रहा हूँ। साकिर साहब, भारतीय जनता पार्टी आपकी नजर में कैसा दल है? देश को बहुत अच्छा विकास की ओर ले जा रहा है, बहुत अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, इनके बारे में क्या नजरिया है आपका? 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार है, इसी सरकार के कारनामों को देखते हुए, इनकी मानसिकता और इनकी आइडियोलॉजी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने आकर देश के सामने संपूर्ण भारतवासियों से आह्वान किया कि इस देश के लोकतंत्र को बचा लो। इस देश का लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र खतरे में है, इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा का शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है, इसमें रूल ऑफ लॉ कैसा है। और इस बात कही थी कि इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रेजिम। अगर किसी देश में रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, इसका मतलब उसमें शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये क्या बात करेंगे? ये कुंठित और संकुचित, संकीर्ण और जहरीले और घृणित आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। ये मुसोलिनी और हिटलर की आइडियोलॉजी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। इनसे क्या अपेक्षा, इनके बारे में क्या कहना? राघवेंद्र जी, बहुत कठोर टिप्पणी कर दी साकिर साहब ने, जवाब दीजिए। बहुत कठोर टिप्पणी है। नाम क्या है? सुनिए राघवेंद्र जी, साकिर साहब को कंप्लीट करने दिए, तब आप जवाब दीजिए, उनको बोलने दिए। बोलिए जी, आप कंप्लीट करिए जल्दी से, जवाब लें हम। जी, वही मैं बता रहा था कि जो हिटलर और मुसोलिनी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जो आरएसएस की घृणित और जहरीली मानसिक आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उससे देश क्या अपेक्षा और देश का क्या आज विनाश के कगार पे चला गया, आज इनकी इसी आइडियोलॉजी का परिणाम है। आज ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये फेक है, ये झूठ है, फ्रेब है और धोखा है।
बताइए भाई राघवेंद्र जी। ठीक है शाकिर साहब, बात आपकी आ गई। अब पूछ लेते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र सिंह जी, वो कह रहे भाई आपकी आइडियोलॉजी बहुत खराब है, बहुत घृणित है, पता नहीं हिटलर और मुसोलिनी क्या क्या कह रहे हैं, हमें तो नाम भी नहीं याद आ रहे हैं। ये मैं नहीं सबसे पहले तो मैं इनकी पार्टी का पूरा नाम बताना चाहता हूं। इनकी पार्टी का पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए श्रीमान जी, जो एक वर्ग की ही, धर्म की ही राजनीति करता है वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी कर रहा है। शाकिर साहब बोलने दीजिए, शाकिर साहब आपसे जवाब लेंगे, पहले बोलने दीजिए उनको भाई, बोलिए। ये तरीका होता है बात करने का? जब मुझसे कहा गया मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए बोलिए राघवेंद्र जी, लड़ाई मत करिए, बोलिए भाई, सौहार्द बनाए रखिए, प्रेम व्यवहार बना रहना चाहिए, बोलिए। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे को लेकर के आई थी और ईमानदारी से काम कर रही है। हम लोग जो जो योजनाएं लेके आई हैं, क्या उसमें बराबर के साझीदार मुसलमान नहीं है? क्या जितने भी हम लोग मकान दिए, क्या उसमें मुसलमानों को उनके वर्ग के हिसाब से उतने वर्गीकरण नहीं किया गया? क्या शौचालय नहीं दिया गया? क्या 5 लाख तक का बीमा नहीं दिया गया? क्या निश्चित रूप से ईमानदारी से किया गया है। हाँ, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इन्हें वंदे मातरम बोलना नहीं है, भारत माता की जय बोलना नहीं है। कभी आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाते हो, कभी आप रोहिंग्या मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हो, कभी आप राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लगातार आप लोग लगे रहते हो, कभी भी भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हो। अरे ओवैसी साहब कहाँ लगे भाई राघवेंद्र जी, वो तो वरिष्ठ हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुर्गेन जी, इनको जितना मुसलमानों का वोट मिलता है दुर्गेन जी, उससे ज्यादा वोट हमको मिल जाता है हर सीट पे। इस बार विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 8% वोट मुसलमानों को मिला है। इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये जब हम बताएं, ये लोग सिर्फ मुस्लिम वर्ग की राजनीति करते हैं और शुद्ध रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस करे आप ही को पौधा पहुंचाते हैं, आपको फायदा पहुंचाते कुलभूषण जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए भाषा एक होती है, ये लोग मुसलमानों की भाषा करते हैं। भाई वो राजनीतिक दल जो देश के संसाधनों में पहला अल्पसंख्यकों का है, वो कहने वाले अलग हैं। अब आज की जनता ये बात अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है जरा बता दें? अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है जरा बता दें राघवेंद्र जी, बड़े भाई। जी अल्पसंख्यकों में मुसलमान ही होता है, दूसरे वर्ग की नहीं बात होती है। तो जैन भी है भाई, सिख हैं, जैन हैं, सभी हैं, जैन भी आ गए उसमें। कांग्रेस की सरकार ने जैनों को भी अल्पसंख्यक कर दिया। किसके लिए कहा गया था? ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। ये किसके लिए कहा गया था? ये किसके लिए कहा गया था? देखिए, ये तो व्याख्या आप करते हैं बड़े भाई, ये व्याख्या आप करते हैं। चलिए शाकिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलभूषण जी, राघवेंद्र जी, शाकिर साहब को लीजिए, शाकिर साहब को सुनिए, बोलिए शाकिर साहब जी। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कुछ नहीं, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे जब राघवेंद्र जी ने कहा कि भाई आप लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आपके संगठन का नाम ही बड़ा खतरनाक है, ऐसा राघवेंद्र जी ने कहा है। जी मैं ये कहना चाह रहा, इन्होंने नाम लिया कि हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरी पार्टी ये जो इनका कंसेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका मालूम नहीं है। अरे भाई कंसेप्ट नहीं है, नाम मैं बता रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ आपकी पार्टी का। अरे बोलने दीजिए भाई, आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले ये मत करो भैया, आप बहुमत में हो लेकिन अब गला मत पकड़ो, बोलने दो भाई। बोलिए शाकिर साहब, बोलिए भाई, जल्दी से बोलिए, मंथन खत्म कर रहे हैं। अब शहनवाज साहब से फाइनल कमेंट लेंगे, जल्दी से बोलिए शाकिर साहब, बोलिए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान और किसकी बात कर रहे हैं? नेचर मुत्तहिद पैदा किए गए हैं, मुत्तफिक और यूनाइटेड पैदा किए गए। हमको यूनाइट होने की जरूरत नहीं है, हम बाय नेचर और बाय बर्थ यूनाइटेड हैं। हमको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद यूनाइट होने की बात बैरिस्टर ओवैसी साहब करते हैं, और हमारी पार्टी का नाम जो है वो कि हम एक प्लेटफॉर्म, एक लीडरशिप के अंदर मुत्तहिद हो जाएं। ठीक बात है, ठीक बात है। शहनवाज साहब फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहे हैं। शहनवाज साहब, जो ये राजनीति है बहुत नटसेल में, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में राजनीति के अंदर इस तरह के मैनेजमेंट होते हैं क्या? क्योंकि हमने देखा है कि अगर दो दल अलायंस करते हैं, मान लीजिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कभी अलायंस किया, तो मैंने ये जरूर देखा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जहां जरूरत हुई वहां कांग्रेस के टिकट पर लड़े, और जहां कांग्रेस के लोगों को लड़ना था वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े। गठबंधनों में तो मैंने ऐसा देखा है, लेकिन जो आरोप कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा ने लगाया कि भाई गुजरात में आम आदमी पार्टी के टिकट कमलम से तय हो रहे हैं,
इसी तरह ओवैसी साहब पर आरोप लगता है, बहन जी पर आरोप लगता है। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक जर्नलिस्ट के रूप में आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की चीजें मैनेजमेंट होता है क्या चुनाव में? फाइनल कमेंट बहुत जल्दी में। एक चीज तो बिल्कुल कहेंगे कि देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें जो बिहाइंड द सीन होती है, जो नहीं आती हैं, उस पर तो चर्चा नहीं होती है उन चीजों को लेकर के। और ये जो बी टीम और ए टीम और सी टीम की जो बात चल रही थी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं, खासकर मैं माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति कर रहे थे, शायद कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, तो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं आज की डेट में बीइंग ए मुस्लिम, और जो उनका ओपिनियंस मुझे लोग भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि अब उनको एक तरह से लोकसभा और विधानसभा हो, इस तरह में वहां पर पहुंचने से उनको एक षड्यंत्र के तहत रोका जा रहा है। एक युवा पीढ़ी में एक मानसिक एक सोच इस तरह की उत्पन्न हुई है, पिछले कुछ 5-7 सालों में मुझे देखने को मिला है। आप खासकर उदाहरण देंगे हिमाचल का, देख लें, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी दल ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। तो ये एक इस तरह के जो बना है, युवा पीढ़ी के खासकर कुछ लोग हैं जो एमआईएम की तरफ झुकाव देखा गया। लेकिन ये बिल्कुल चुनाव में प्राय देखा गया है, इस तरह की चीजें हुई हैं कि जब ए टीम बी टीम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए खासकर ये देखा गया है, उनके लिए कोई इशू नहीं होता है। जो कल सपा में थे, आज बसपा से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और हैं भी, आप देख रहे होंगे जो बसपा। हाँ, कुल मिला के शहनवाज साहब नाम कुछ भी दे लें, लेकिन इस तरह के मैनेजमेंट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुलभूषण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। गौतम साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साकिर आपका भी बहुत शुक्रिया। और राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज एक दुखद पड़ाव रहा। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव की मौत हो गई, कृष्णकांत पांडे। उनको दिल का दौरा पड़ा, उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को राहुल गांधी ने पुष्पांजलि दी और अपने भावुक भाषण में उन्होंने इस बात को कहा कि कृष्णकांत पांडे ने भारत जोड़ने के लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस परिवार और राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो अपनों के साथ खड़े हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने नोटबंदी पर हमला किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमला किया। ये दुखद क्षण कांग्रेस पार्टी के लिए। के न्यूज़ की तरफ से भी दिवंगत आत्मा को ढेर सारी श्रद्धांजलि हम सबकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पीछे कृष्ण कुमार पांडे जी की फोटो है। उन्होंने यात्रा को अपनी जान दी और ये कांग्रेस पार्टी और हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने सोचा था कि हमारे जो यात्री हैं सब के सब अंत तक पहुंचेंगे, मगर दुख की बात है कि हमारे एक प्यारे साथी हमारे साथ श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर जो उनकी सोच है वो हमारे साथ चलेगी और वो श्रीनगर तक पहुंचेगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले इसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी 8 बजे रात को, और उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को रद्द करने जा रहा हूं और काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। सच्चाई ये थी
कि नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं की गई। नोटबंदी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर आक्रमण था और उसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के हर गरीब को दिख रहा है।